हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट फ्लेन सरफेस और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन सेंस में कि इस पर बहुत कठिन कठिन सवाल बनते हैं, है ना। सवाल जो हैं देखने में सरल लगते हैं, वैसे ये टॉपिक तुमको लगेगा कि बहुत ही आसान है, लेकिन जो सवाल बनते हैं वो बहुत ही जटिल होते हैं। तो एक एक करके हम सवालों को देखते हैं। ये वीडियो हल करने के बाद अब तुमको इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि इस तरह के कोई भी सवाल पूछे तुम बता पाओगे। ठीक है, तो अगले सवाल पर चलते हैं। ये पहला सवाल है। ये कह रहा है, इसको पढ़ो। एक बेसल है जिसके हाइट 2h है, उसमें दो तरह के लिक्विड भरा हुआ है। एक लिक्विड है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2√2 का, और दूसरा है √2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब कह रहा है कि उसका बॉटम की हाइट क्या दिखेगी, है ना। ये क्या है, ये बेसल है, ये बेसल है, ठीक है ना। ये वेसल में दो तरह के लिक्विड भरा है, इमिसिबल है। एक लिक्विड है 2√2 का और इसका √2 का। इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h है, दोनों के बराबर है। अब ये कह रहा है कि इसकी ये जो पेंदी है, ये मान लो यहाँ पे सिक्का रखा हुआ, तो ये कितनी हाइट पर बाहर से देखने पर दिखेगा, ठीक है ना। इस सवाल का एक फॉर्मूला होता है। सवाल वो हम लोग इसके थियोरेटिकल वीडियो में हम लोगों ने बताया है, देखा है कि वो एपरेंट हाइट h डैश जो होगी, है ना। देखो d1 बाई μ1 प्लस d2 बाई μ2, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये लगा लेते हैं h1 बाई 2√2 प्लस h1 क्या है, h है, दूसरा है h बाई √2 है। तो दोनों को जोड़ोगे तो ये 3/2√2h, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, इसमें दिया नहीं है इस तरह, तो √2 को ऊपर ले लेते हैं, तो ये हो गया 3/4, है ना, √2h, ठीक है। तो 3/4√2h ये है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। इसमें कितने भी लिक्विड, कितने भी लेयर आप डाल दो, है ना, इसका जनरल फार्मूला है ना। ये μ1 है, μ2 है, μ3, μ4, है ना, और इसका हो गया h1, ये h2, h3, h4, ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला है h डैश इक्वल टू सिग्मा i hi बाई μi, ठीक है ना। सबको जोड़ दो, मैंने h1 बाई μ1, h2 बाई μ2 प्लस h3 बाई μ3, h4 बाई μ2, तो जिसका जितना है, और ऊपर एक रहे तो मैंने हवा है या वैक्यूम हो, तो ऊपर से देख रहे हो तब ये नहीं। यदि मान लो यहाँ पर म्यू रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है, उस मीडिया से देख रहे हो, तो फिर h डैश का ये फॉर्मूला हो गया म्यू का, और गुणा कर लेते h1 बाई μ1 प्लस h2 बाई μ2, है ना। सबको जोड़ते जाओ hn बाई μn, ठीक है। और ये म्यू जो है जिस मीडिया से मूव देख रहे हो उसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स से गुणा करें। ये सारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़े। ये देखो, इसको पढ़ो, क्या है ओ। ये सवाल जो है थोड़ा अजीब तरह का है ना। देखो, देयर इज ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट एट द सम डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। इस टैंक is a large cross section surface and neglect the any reflection from the bottom and absorption by water percentage of the light of emerge out of the surface sheet.
ओ, ये क्या है? ये जो ये यहाँ वैक्यूम है, एयर है ना, यहाँ वाटर है, ठीक है ना। इसका सिचुएशन ये है कि इसमें दिया है कितना नीचे रखा है, हाइट h एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 2πr/h, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर एक नीचे, यहाँ पर ये सोर्स रखा है, रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो लाइट है ना, अब इसमें से निकलेगी, लेकिन इस पॉइंट पर जा कर के ये क्रिटिकल एंगल बनाएगी। जब IC पर आ जाएगा, है ना, तो फिर ये लाइट इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल क्या बना, IC, ठीक है। तो इतने का एक कोण बनेगा। ये पूरी की पूरी लाइट जो है, जो पानी में से निकल रही होगी, सिर्फ इस कोण के अंदर, है ना, इतने में से, इस सर्किल के अंदर से जितनी लाइट आ रही होगी वही बाहर निकलेगी, नहीं बाकी रिफ्लेक्ट होकर के सब रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। और ये पूरा बेसल है, नीचे भी बेसल है ना। तो इसमें ये जो पूरी लाइट है वो सिर्फ इतने से बाहर आएगी। अब ये पूछ रहा है कि जो ये इंसिडेंट लाइट है उसका कितना % बाहर आ रही है, कितना % बाहर आ रही है, बस। तो इसका जो ये सॉलिड एंगल है ना, इस सॉलिड एंगल में कितना बनेगा, तो ये जो एरिया है, ये जो कोण है, सॉलिड एंगल जो बना वो कितना है। तो इस तरह की चीज़ों को हल करने का ये तरीका ये है। मान लो तुम्हारा ये है, ठीक है, और एक गोला ले लो, एक स्फीयर है, ठीक, स्फीयर का ये रेडियस है, 1 यूनिट रेडियस ले लेते हैं, और इसका ये थीटा एंगल ये ले लो, क्या है, ये थीटा, और थीटा से ये डी थीटा ये भी ले लेते हैं, डी थीटा। तो ये P और Q है ना, इस इस इतने को यदि घुमाओगे, चारों ओर से ऐसे घुमा दो, नहीं ऐसे घुमा रहे हैं, ये इस तरह से ऐसे रोटेट कर रहे हैं, है ना, ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो ये जो है कितना सॉलिड एंगल इस पर सबटेंड करेगा, ये डी थीटा वाला पार्ट। तो ये देखो एरिया कितना होगा, ये छोटा सा एरिया जो बन रहा है ना, ये एरिया बन रहा है, ये डी थीटा इसकी थिकनेस हो गई, ठीक है, और ये कितना है, डी थीटा इसकी थिकनेस हो गई, और इसका पेरीमीटर हो गया ये इतना पेरीमीटर। तो ये आया देखो, तो ds जो एरिया आएगा, तो 2 पाई, ये 1 है, एक यूनिट लिया है हमने, 2 पाई साइन थीटा, ये रेडियस हो गई, देखो यहाँ से इतनी की रेडियस साइन थीटा हो गई, और इस रेडियस का ये जो सर्किल आपने बना दिया, तो 2 पाई साइन थीटा पेरीमीटर हो गई, और ये डी थीटा का आपने गुणा कर दिया इतना, तो ds इतना हुआ, ठीक है ना। तो सॉलिड एंगल कितना हो गया, डी ओमेगा बराबर होता है ds बाई रेडियस का स्क्वायर, r स्क्वायर, तो r 1 है, तो ये हो गया 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब टोटल सॉलिड एंगल जो बना ये डी थीटा 0 से लेकर यहाँ तक का, तो टोटल सॉलिड एंगल ओमेगा जो बना इंटीग्रल 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, और ये 0 से थीटा तक, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया 2 पाई माइनस कॉस थीटा, और ये 0 से थीटा है, इसको हम इवेल्युएट करें 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। ये सॉलिड एंगल हुआ, लेकिन इसका जो सोर्स है ना, जो लाइट है, मान लो इंटेंसिटी आई है,
तो वो लाइट ही तो पूछ रहे हैं ना, कितना परसेंटेज ऑफ लाइट, तो आई इसकी इंटेंसिटी है, तो ये पूरे पूरे सॉलिड एंगल में घूम रहा होगा, चला गया होगा। हमको तो सिर्फ इतने सॉलिड एंगल में चाहिए। देखो पूरे इंटेंसिटी 1 है, तो इसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ सॉलिड है, परसेंटेज ऑफ लाइट इमर्स्ड। ये मान लें कि चारों ओर यूनिफॉर्म लाइट जा रही है, तो जितना सॉलिड एंगल होगा, सॉलिड एंगल हो गया देखिए 2π1 माइनस कॉस थीटा, इतने में जा रही है, और टोटल सॉलिड एंगल होता है 4π का, है ना, और इसमें गुणा कर दिया 100 का, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना। अब ये जो है दूसरी बात और भी देखनी है, तो ये आया 1/2 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, लेकिन ये साइन थीटा इसमें कितना बनेगा, ये क्रिटिकल एंगल जो बनेगा ना आई सी बराबर साइन आई सी जो होता है, साइन आई सी, ये कितना हो जाएगा 1/μ होता है, तो उसको करोगे तो ये 3/4 हो गया पानी के लिए। ठीक है, 3/4 हो गया, तो 3/4 ही है, हाँ 3/4 है, तो 3/4 का ये, ठीक है, तो साइन इतना हो गया, तो इसका कॉस कितना हो गया, कॉस आई सी कितना हो गया, ये इसमें इसी में रखना है, कॉस आई सी जो होगा 1 माइनस 9/16 का रूट, तो ये हो गया √7/4। ठीक है ना। अब इसमें हम रख लेते हैं ये जो हमारा इक्वेशन आया, परसेंटेज लाइट, तो आधा, अच्छा इसमें 100 का भी गुणा करना होगा ना, इसमें 100 का भी गुणा होगा, तभी तो परसेंटेज होगा, 1/1 माइनस √7/4 गुणित 100। ठीक है ना। इसको हल करो, ये आता है 17% करीब आएगा, है ना। इसको कल के देखो। तो इसमें लॉजिक क्या है, एक तो वो सॉलिड एंगल कितना बनेगा आईसी का, सॉलिड एंगल के आप ये जानते हो पहले से कि ये कितना, ये थीटा एंगल पर ये हाफ कोण बनेगा, तो यदि ये आईसी है, थीटा है, तो सॉलिड एंगल डी ओमेगा जो सेप्टेंट होता है 2π1 माइनस साइन कॉस थीटा। ये फार्मूला याद करके रखो, तो फिर इसको बहुत आसानी से लगा पाओगे। ऐसे सवाल कई जगह लगते हैं। ठीक है ना। तो एक ये है, दूसरा आईसी है, आईसी जो निकाला साइन इनवर्स 1/μ होती है। तो ये दो चीज़ों पर इसमें सारी चीज़ें निकली है, बाकी परसेंटेज है। टोटल एक पॉइंट पर टोटल सॉलिड एंगल बनेगा 4π, लेकिन हमारे आंख में तो सिर्फ इतना ही आ रहा है ना, इसी एरिया का, तो उसी का परसेंटेज निकला। अगला सवाल देखो, ये क्या बोल रहा है, पढ़ो पहले इसको। ये जो सवाल है, सवाल देखो, ये मीडिया है, इसकी परमिटिविटी 3 है और परमेबिलिटी इतना है। मतलब जो वेलोसिटी होती है किसी मीडिया में ना, वो c/√μr, म्यू रिलेटिव और एफसाई/r, है ना। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ये परमेबिलिटी है। तो ये इस तरह से होता है ना। और ये प्रकाश का वेग जो c होता है 1/μ0 एफसाई0, ये इतना होता है। ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें वेलोसिटी जो है c इतना, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी और परमिबिलिटी इसमें लिख लिया है। तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो म्यू होता है वो कितना होगा, c/v होता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ से ये देख सकते हो, c/v करोगे तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स हो गया μr एफसाई/r। ठीक है ना। ये रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो होता है ये इतना होता है ना।
और यदि इफ मीडिया इज नॉन मैग्नेटिक, है ना, नॉन मैग्नेटिक मीडिया हो, तो इसको म्यू जो हो जाता है तब म्यू आर 1 हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो है एफ साई आर होता है। ये भी कुछ सवालों में इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो अभी जो मुख्य मुद्दा है म्यू निकालने का, आपको म्यू आर दिया हुआ है, एफ साई आर दिया है, तो म्यू कितना हो गया देखो, रूट इस फॉर्मूले का उपयोग करो, ये 4/3 है और ये 3 है, तो ये कर दिया कितना 2, म्यू 2 हो गया। तो अब ये पूछ रहा है क्रिटिकल एंगल बताओ। क्रिटिकल एंगल का परिभाषा क्या होती है? क्रिटिकल एंगल बेसिकली ये है, ये 2 का है म्यू इक्वल टू 2 का, और ये 1 का है, तो वो मैक्सिमम एंगल जिससे लाइट पे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए, ये 90 डिग्री हो जाएगी। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगी और ये आईसी हो जाएगी। तो म्यू क्रिटिकल जो साइन आईसी क्रिटिकल जो होती है 1/म्यू होती है, तो वो हो गया 1/2। तो फिर आईसी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, तो साइन इतना 1/2 हो गया, तो ये 30 डिग्री हो, ठीक है। ये सिंपल अभी परिभाषा पे है। अगला सवाल देखो, हाँ ये इस डायग्राम को देखो, इसमें कह रहा है कि ये थीटा कितना हो, थीटा की लिमिट क्या हो, है ना, जिससे कि ये जो रे है, द रे इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ए बी एट एंगल थीटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट बी सी, इस जगह पर, ये ई पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो देखो इसमें क्या है, ये डायग्राम है, ये इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका कोई नाम दे देते हैं, ए नहीं, ये तो है, तो मैंने पी और क्यू ले लो, पी क्यू आई, ये रिफ्लेक्ट होकर गई ई पर और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, और ये एंगल क्या बनी, आई सी बन गई, ठीक है। जब ये एंगल आईसी बन गई तो ये एंगल कितना हो गया नॉर्मल से, ये देखो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से एंगल कितना हो गया 90 माइनस आईसी, ठीक है ना। और ये म्यू1 है और ये म्यू2 है, बस ये फार्मूला लगाओ, द म्यू1 साइन आई1 इक्वल टू म्यू2 साइन आई2, ठीक है ना। तो अब ये क्या होना चाहिए कि ये जो एंगल है ना 90 माइनस आई सी, इन दोनों का जोड़, ये दोनों एंगल है, एक जो है ये एंगल और ये एंगल, वो हमेशा 90 डिग्री रहेगी, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसको इंसिडेंट एंगल वाला, इसको आर कहो, तो आर इक्वल टू इतना, तो आर शुड बी लेस देन 90 माइनस आई सी, बस ये कहानी है इसकी, तभी ये आईसी से बड़ा होगा और वो रिफ्लेक्ट होगा, ये कहानी, इसी को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले तो साइन आई1, तो हमको तो थीटा लेना है, म्यू1 साइन थीटा हो गई इक्वल टू, ये कितना होगा म्यू2 साइन 90 माइनस आई सी, ठीक है ना, ये लगा लिया, तो ये हो गया म्यू2 कॉस आई सी हो गया, ठीक। इसको थोड़ा सा और हम बनाए, म्यू2 तो ठीक है, आई सी, तो साइन आई सी कितना होगा, साइन आई सी बराबर म्यू1 बाई म्यू2, 1/, ये म्यू1 बाई म्यू2 साइन आई सी हो गया, है ना। आई सी का फॉर्मूला इतना ही तो होता है, ये देखो ये 90 डिग्री हो गया ऊपर, यहाँ पर गया
तो 90 डिग्री हो गया और ये IC हो गया। तो उस हिसाब से आप μ1/μ2 निकालोगे। तो ये μ2 हो गया cos IC 1 माइनस μ1 स्क्वायर बाई μ2 स्क्वायर। अब μ2 को अंदर ले जाए, μ2 को अंदर ले जाओगे तो ये बन जाएगा, नहीं अब यहाँ भी ले लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू μ2/μ1 1 माइनस μ1 स्क्वायर बाई μ2 स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब ये रूट हो गया, इसको अंदर ले जाए रूट के अंदर, तो ये हो गया μ2/μ1 स्क्वायर माइनस 1। ये तुम्हारा साइन, ये थीटा हो गया। लेकिन ये जो थीटा है ना, ये 90 माइनस IC से छोटा होना चाहिए, क्यों 90 माइनस IC थोड़ा छोटा होना चाहिए। और ये छोटा तभी होना चाहिए जब ये साइन थीटा जो है इस थीटा से छोटा हो। तो मैंने थीटा शुड बी लेस देन साइन इनवर्स रूट μ2/μ1 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना। तो ये एंगल यदि छोटा रहेगा, ये थीटा का क्रिटिकल लिमिट तो निकाल लिया, ठीक है ना, क्रिटिकल लिमिट ये इतना है, लेकिन इस क्रिटिकल लिमिट से जब ये छोटा रहेगा तो R भी वैसे ही छोटा रहेगा और ये IC बड़ा हो, IC से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन E पे होगा। उसके लिए शर्त ये है कि थीटा शुड लेस देन थीटा शुड लेस देन ये C, ये उत्तर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल। इसमें क्या कर रहे हैं भाई, इनका ये पूछ रहे हैं कि ये रे आ रही है 60 डिग्री पर, इस पर आ गई है ना, ये वैक्यूम है और ये ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास है, ये वैक्यूम। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये 60 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है और 30 डिग्री पर ये इमर्ज हो रही है ग्लास के अंदर। ये हाइट इन्होंने दे दिया है B, ये दिया है, ये दिया है, ये भी दिया है, बस। अब इनका पूछ रहे हैं कि ऑप्टिकल पाथ बताओ, ऑप्टिकल पाथ ऑफ द लेंथ लाइट रे टू B। जब A से B तक आएगा, ऑप्टिकल पाथ बताओ। ठीक है, पहले ए ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ जो होता है ना मीडिया में, म्यू इंटू एल। ये क्या होता है, ये मान लो कि म्यू मीडिया में एल दूरी चला तो ये है ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ। ठीक है ना, ये फार्मूला है, आप वेव ऑप्टिक्स के वीडियो में आप इसको पढ़े हो, उसको ठीक से पढ़ना तो आप देखो। लेकिन ये आप यहाँ बस ये जान लो म्यू एल, यदि मीडिया में एल दूरी चला तो उसका इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ जो होगा म्यू एल। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो μ1 μ2 यहाँ एक है, यहाँ पर म्यू है, म्यू पता करना पड़ेगा। देखो पहले तो म्यू, ये देखो ये म्यू साइन 30, म्यू हम ग्लास का दिया नहीं है तो हम यहाँ से निकाल, साइन 30 बराबर 1 साइन 60। ठीक है, अब रख दो, म्यू बराबर क्या हो गया, साइन 60 होता है √3/2, क्या होता है, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो इसका म्यू बराबर √3 हो गया, म्यू बाई √3 हो गया। सीधे एक बात, यानी यहाँ का म्यू बराबर हो गया √3। तो हमको ये लेंथ चाहिए, इसे देखो AO कितना है, AO की लंबाई है, ये देखो ये 60 है तो ये भी एंगल 60 हो गया, है ना, 60 हो गया। मान लो ये x है तो AO मैंने A/AO बराबर साइन cos 60 हो गया, cos 60 होगा क्या, चेक करो। हाँ, ये बेस हो गया और ये वो हाइपोटेनियस हो गया cos 60, तो 1/2, तो AO बराबर 2A हो गया। ठीक है, चलो दूसरी बात हो गई। उसी तरह वो भी देखो, ये B है
है ना, ये डॉटेड पार्ट जो है इसका इस ट्रायंगल का बी है, तो ओ बी कितना हो गया, ओ बी हो गया। अब ये देखो ये हाँ ये चलो ये 30 डिग्री और मान लो तो ओ बी, तो बी बटा ओ बी कितना हो गया cos 30, ठीक है। तो ओ बी बराबर क्या हो गया कि ओ बी बराबर बी बटा cos 30, cos 30 1/2 होता है, तो ये 2b हो गया, ठीक है। तो ये अब ऑप्टिकल पाथ है ना, तो ऑप्टिकल पाथ कितना हो गया, पाथ इक्वल टू 1 इंटू ए, मैंने ए वो का 2a है ना, 1 इंटू 2a प्लस √3, हाँ √3, अरे cos 30 का गलती किया है यहाँ पर, तो √3 भी है, हाँ ये भी है, ये तीसरा है, इसको ठीक कर लो, ओ बी के लिए 2b, cos 30 जो होगा √3/b, तो ये म्यू इंटू 2b/√3, √3 से √3 खत्म हो गया, तो कुल मिलकर के ऑप्टिकल पार्ट 2a प्लस 2b हो गया, बस 2a प्लस 2b ये डी सी है, ठीक है। तो ऑप्टिकल पाथ ऐसे ही निकालो, ये ज्योमेट्री है उसके हिसाब से निकाल लें। नेक्स्ट पढ़े, ये क्या बोल रहे हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये सवाल है, ये कहते हैं एक फाइबर ऑप्टिकल फाइबर है ना, ये इसको इसका नाम हम दे देते हैं ए बी, यहाँ पे ये 2 मीटर लंबा है, ठीक है, और उसकी थिकनेस जो डी दिया है ये डी, ये 20 माइक्रोमीटर में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये 40 डिग्री पर एक रे इस पर इंसिडेंट हो रही है, और ये मान लो कि ऑप्टिकल फाइबर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कुछ ऐसा है जो इससे रिफ्लेक्ट होता हो, टोटल रिफ्लेक्ट होता है, और ये थीटा 0 पर हमने 40 डिग्री पर ऐसा रखा है कि जिससे यहाँ जाकर रिफ्लेक्ट हो। तो अब इसमें पूरे फाइबर में चलने में कितने बार रिफ्लेक्शन होगा, ये कहानी है ना। तो अब मान लो ये ए हो गया, बी, ये सी डी ई, बस इस ट्रायंगल से हमारा काम चल जाएगा, ये है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो सी ई जो एक्स दूरी है ना, इतनी दूर चलने के बाद एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर अगला रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, फिर अगला रिफ्लेक्शन ये हुआ, हर एक्स दूरी चलने के बाद एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अब ये चाहिए, ये साइंस 40 दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, ठीक है ना। तो ये थीटा 2 कितना होगा, पहले तो ये पता करो, थीटा 2 के बारे में हमें नहीं मालूम, तो ये लगाओ μ1 sin I1 इक्वल टू μ2 sin I2, ये हमारा मीडिया के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है ना, उसी में हम रखते हैं। μ1 ये वैक्यूम है, यहाँ नीचे वैक्यूम है, और ये क्या है, ग्लास है, फाइबर ग्लास है, ठीक है। चलो तो μ1 एक, साइन I1 40 है, ये साइन 40 हो गया, 40 डिग्री है ना, ये बराबर μ2 1.31 साइन थीटा 2, ये हमें नहीं पता, थीटा 2 निकालना है, तो ये इन्होंने दे दिया है 0.64, ठीक है। तो साइन थीटा 2 हो गया ये 0.64 डिवाइडेड बाई 131, इसको करोगे तो 0.5 के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो ये थीटा 2 कितना हो गया, थीटा 2 30 डिग्री हो गया, ठीक है, थीटा 2 30 डिग्री हो गया, और डी हमें पता है, डी पता है तो एक्स पता है, सी ई पता हो गया, सी ई निकालना है, तो ये क्या हो गया, देखो D/CE इक्वल टू tan 30 थीटा 2 है। तो
सी ई को हम x कह रहे हैं, ये कितना हो गया डी बटा tan 30 का मान होता है √3, 1 बटा √3, तो डी √3 हो गया। ठीक है ना, tan 30 में रख दिया तो ये x आपको ही मिला। हर डी √3 दूरी चलने के बाद एक रिफ्लेक्शन इसमें आ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन n कितना हो गया, देखो टोटल लेंथ बाई d√3 इतना ही तो हुआ, तो l कितना है 2 मीटर, d कितना है 20√3 और ये माइक्रोमीटर है 10⁻⁻⁶। ठीक है ना, बस इसको देखो ये खत्म हो गया, 1 बटा √3 गुणित 10⁻⁻5 कर दिया, तो ये हो गया √3 ऊपर कर दें, √3/3 गुणित 10⁻5, इतने नंबर रिफ्लेक्शन होगा। बस आप इसको करो √3 173/3 गुणित 10/5 है ना, तो ये होगा 5700 करीब 57 के आसपास होगा, है ना, 57,000। तो ये डी हो गया इतना, नहीं ये उत्तर है, ये इतना जितना बने। ठीक, अगले सवाल पर बढ़े। हाँ, ये सवाल को पढ़ो, ये सवाल को देखा आपने, पढ़ लिया होगा। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये एक मीडिया है, इंटरफेस है, इस साइड में एयर है और इधर ग्लास है। ठीक है, ये लाइट जो है यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, इसमें इंटेंसिटी I0 है। ठीक है ना, कैपिटल I मान लो, I0 है, और इसके बाद ये ट्रांसमिट हो रही है, I ट्रांसमिटेड। ठीक है, और इसका ये I रिफ्लेक्टेड हो गई, ये रिफ्लेक्टेड है 4% और इसका 96% ट्रांसमिट हो गया। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इन्होंने दिया है, ये 1.5 कह रहे हैं, म्यू बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है यहाँ E0 वो है 30 वोल्ट पर मीटर। ठीक, तो यहाँ इलेक्ट्रिक वोल्ट ई ट्रांसमिटेड कितना होगा ये बताओ। ये सवाल ये आउट ऑफ कोर्स भी है और नहीं भी है, दोनों ही बात है। ठीक है ना, वो कई फार्मूलों के ऊपर ये लगा हुआ है, ये बच्चों से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। चलो पे देखते हैं। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुछ चीज़ें पढ़े हो, है ना, उसमें ये क्या है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है तो उसमें यू जो है एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, ये हाफ म्यू जीरो, हाफ एप्साई0 और ई 0²। इतनी एनर्जी डेंसिटी पूरे स्पेस में पर यूनिट वॉल्यूम पर इतनी रहती है। लेकिन यदि मान लो एनर्जी फ्लो हो रही है तो पर सेकंड एनर्जी कितनी निकलेगी, वेलोसिटी का गुणा हो जाएगा। तो ये जो होगी यानी एप्साई0 ही नहीं है, ये एप्साई है, मीडिया होगा तो एप्साई है, और E0 जो उसका ओरिजिनल ई वेक्टर है, तो ये एप्साई ये, और ये जो एप्साई है रिलेटिव परमेबिलिटी, और इसमें एप्साई0 का गुणा होगा। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरह, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है एक्चुअली ये। ठीक है ना, तो देखो, तो आई जो होगी इंटेंसिटी वो कितनी होती है, ये इंटेंसिटी जो होती है वो क्या हो गया, हाफ एप्साई E²,
और इनटू वेलोसिटी, जो उसकी वेलोसिटी है, ये एक्चुअली उसका फॉर्मूला है। तो हमें ई का कंपेयर करना है ना। वेलोसिटी है एफ साई है, एफ साई है ना। तो ठीक है, अब ये देखो, तो इन्हीं को दो चीज़ों में आपको करना है। तो मैंने दो मीडिया है, एक ग्लास वाला मीडिया है, ग्लास, दूसरा एयर है, इनमें हम देखते हैं। तो अब ये देखते हैं आई जीरो जो शुरू शुरू में एयर में था वो कितना है, एयर एफ साई जीरो हाफ एफ साई जीरो एयर में, ये निर्वात या वैक्यूम का जितना होगा ई जीरो स्क्वायर, ये इसका था है ना, और उसकी वेलोसिटी सी थी। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। लेकिन इसका 95% 96% जो है वो ट्रांसमिट हुआ, तो आई ट्रांसमिटेड जो आएगा वो कितना होगा, 96/100 है ना, हाफ एफ साई जीरो ई जीरो स्क्वायर सी। ये क्या हो गया, दूसरी बात हो गई, ठीक है। लेकिन यही जो है उसकी एनर्जी बनेगी, तो यही एनर्जी जो बनी तो वो कितना बन गई, मान लो उसका एम्पलीट्यूड ई हो गया, अब एफ साई हो गया, एफ साई आर रिलेटिव ए इंटू एफ साई 0/2, ठीक, ये चलेगा। और ये जो है ई ट्रांसमिटेड हो गया, ट्रांसमिटेड का स्क्वायर, और उसमें वेलोसिटी ग्लास के अंदर है ना, ये ग्लास की जो वेलोसिटी है ये हो गई है ना। अब इन दोनों में ई जीरो और ई टी का रेशियो निकालना, बस इसमें इतना ही काम करना। अब लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आ रही हैं, ई जीरो से ई जीरो कट गया, हाफ से हाफ कट गया, ठीक है ना। अब हमें आएगा, देखो ई टी बाई ई जीरो स्क्वायर, ये कितना हो गया, ई टी इसको ऊपर रखना है, ई जीरो को नीचे लाना है, तो ये हो गया 96/100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, सी रह गया, C/VG आ गया, ठीक। और एफ साई आर भी नीचे आ गया, 1/एफ साई आर, ठीक है ना। VG/VC को क्या बोलते हैं, ये रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कहते हैं। तो ये क्या है, एफ साई आर जो होता है ये रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या है, ये कैसे होगा, ये देखो बी बराबर क्या होगा, 1/म्यू आर एफ साई आर, ठीक है, और म्यू जीरो एफ साई जीरो, यानी ये C/, इसको बोलते हो C/, ये C/म्यू आर एफ साई आर। म्यू आर एक है, ग्लास है क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, तो C/एफ साई आर, ठीक है ना। तो ये C/V क्या हो गया, √एफ साई आर, और इसी को n कहते हैं, n या म्यू, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू, C/म्यू होता है। तो अब ये देखो ये क्या हो गया, म्यू, तो ये बन गया 96/100, ठीक है, इंटू C/V को हम 1.5 कहोगे, और एक को 1/1.5 का स्क्वायर कर दिया, 1/f का n स्क्वायर। तो ये बन गया, देखो 96 × 100 × 1.5, ठीक, ये बना। अब ET बन गया, ET का मान दिया है, वो बोलता है 30 वोल्ट, तो 30 इंटू √96/150 है ना। तो ये आएगा 24 वोल्ट मीटर। इसको बस हल करना है इतने। लेकिन ये 1.5 से भाग क्यों देना पड़ा, उसका लॉजिक ये है,
ये असल ट्रिक यही है, ठीक है ना। तो ये स्पेशल तरह का सवाल है, क्योंकि एक बार आ गया है तो भविष्य में भी आ सकता है ना। तो इस सवाल को करके रखना। इस तरह से मिलते जुलते सवाल पूछने की संभावना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल बन गया। अभी अगला सवाल देखो, इसको पढ़ो। यहाँ देखिए इस सवाल में है कि ये वाटर एयर इंटरफेस है, इधर एयर है और यहाँ पर वाटर है, ठीक है ना। या इस जगह पर एक डाइवर है ना। ये क्या है, ये दिख रहा है, उसकी आंख जो है पानी से 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, हाँ 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये पूरी दुनिया को एक छोटे से इसमें दिख रहा है, एक स्फीयर के अंदर, ये इतने वाले कोन के अंदर दिखता है, ठीक है ना। अब उसका कहना ये है कि इसके रेडियस बताओ। कोई बात नहीं, ये देखो, ये जो एंगल है IC, ये ऐसे क्या है, ये जो ऐसे 90 डिग्री पर जो आएगी सब ये IC पर चली जाएगी, ठीक है ना। तो IC जो है, ये क्रिटिकल एंगल जो है 1/μ होगा। 1/μ क्या है, म्यू दिया है 4/3, पानी है तो ये 3/4। ये साइन IC है ना, साइन IC का फॉर्मूला 1/3/4, ठीक है भाई। अब ये पूछ रहा है कि ये रेडियस क्या है, लेकिन IC का tan पद चाहिए ना रेडियस के लिए। देखो R बराबर R/15 इक्वल टू tan IC। ये जो ड्राइंग बनी है ये देखो, ये IC है और ये R है, ये 15 है, तो कितना होगा tan IC हो गया ना। तो R बराबर 15 टाइम tan IC, ठीक है ना। अब IC की वैल्यू निकालो, साइन पता है, tan कितना होगा, तो अब ये निकालते हैं। देखो ये IC है, ठीक है, साइन 3/4, ये 4 हो गया तो ये हो गया √7, ठीक है ना। तो बस tan देखो, tan IC 3/√7 हो गया, 5 × 3/√7, तो ये हो गया 15, सॉरी ये 15 है ना, तो 15 × 3/√7 सेंटीमीटर, ये वाला उत्तर है D, ठीक है। यही चाहिए इसको। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के इसी तरह के सवाल बनते हैं। अगला सवाल ये देखिए क्या है, कुछ वैसे ही है। इसमें क्या कह रहे हैं, एक पॉइंट सोर्स S है, ये देखिए ये S है, ठीक। एंड द बॉटम ऑफ द ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ऑफ द हाइट 10 mm, तो ये कितना है, ये 10 mm, 10 mm का ब्लॉक है, ठीक है यहाँ पर। और ये इट इज रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 2.7, ये 2.72 दिया है, μ2, ठीक है। अब क्या है, इट इज फाउंड दैट द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द ब्लॉक टू द लिक्विड फॉर्म ए सर्कुलर ब्राइट स्पॉट। ये जो है ब्राइट स्पॉट बना दिया ये, ठीक है। ये इतने स्पॉट में, सर्कुलर ब्राइट स्पॉट में, जिसका एंगल IC होगा, है ना। ये क्या है, ये IC है, ठीक है। अच्छा ये μ2 है, ये μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स दिया हुआ है। इट इज इमर्स इन द लोअर रिफ्रैक्टिंग, ठीक है, ब्लॉक। इट इज फाउंड दैट लाइट इमर्स्ड फ्रॉम ब्लॉक to the liquid of the circular bright spot is इतना है, कितना है, it is for light emerging from the circular bright spot of diameter है ना। तो ये हो गई 11.54/2, तो ये 5 दशमलव हो गया, 5.77 mm,
कितना बन गया, इतना mm का रेडियस का ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो नहीं, ये इतना हो गया, तो इसका जो tan, देखो tan IC जो हो गई, ये कितना हो गया, tan IC बराबर कितना हो गया, 5.77 बाई 10, है ना, तो 0.577 ये हो गया एक बात। दूसरी चीज, ये जो है tan IC होगा कितना, देखो μ1 sin IC इक्वल टू μ2 sin 90। ठीक है, ये दिया ना, इसका μ2 निकालना है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स निकालना है। ठीक है ना, μ1 दिया है 2.7, तो देखो ये क्या हो गया, sin IC बराबर हो गया μ2 निकालना है, म्यू कर दिया। ठीक है, μ2 कर दिया, μ1 है 2.7572। ठीक है, और ये इतना, तो IC इतना हो गया। तो आप ये बता सकते हो कि tan, तो यहाँ से ही साइन ले लेते हैं ना, यहाँ का ये sin IC, tan IC इतना हो गया, उसको जरूरत नहीं है, ये साइन ही ले लेते हो है ना, तो μ2 बाई 2.75, ये sin IC है, तो ये sin IC, ये कितना हो गया, sin IC जो होगी 5.77 बाई रूट, ये इसका हाइपोटेनियस, तो 10 स्क्वायर प्लस 5.77 स्क्वायर, इसको हल करें तो μ2 आ गया इतना, है ना, μ2 आ जाएगा 1.36, इतना आ रहा है। हाँ, तो ये जो इतना आ गया, इसका सही उत्तर हुआ इतना। बस ये हल करने की बात है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में देखिए क्या है, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन ये अच्छा सवाल है। इसमें ये कह रहा है कि ये एयर है, एयर से 40 डिग्री पे ये ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट हो रही है, और ये रे जो है यहाँ जा करके टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब इसको देखिए, तो ये जो है ये बिल्कुल IC पर जा रही है, क्रिटिकल एंगल पर पहुंच रही है ना, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस IC। ठीक है, अब इसका ये कह रहा है कि अब आप ये बताइए कि इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू कितना है। तो ठीक है, ये कर लेते हैं, देखो म्यू साइन 90 माइनस IC बराबर 1, यानी एयर का, और ये साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया म्यू, और ये हो गया कॉस IC, है ना, 90 माइनस IC को, साइन को हम कॉस कह सकते हैं, और ये हो गया 1/√2। कोई बात नहीं, अब स्क्वायर कर देखा, हम कर लेते हैं इसको, ये कहो म्यू √1 माइनस साइन IC, साइन IC 1/म्यू का स्क्वायर है, ये बराबर 1/√2, है ना। ये जो साइन IC जो होता है क्रिटिकल एंगल 1/म्यू होगा इस परिस्थिति में। ठीक है, वही कर लिया, तो यहाँ से ही हो गया √μ² माइनस 1 इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, स्क्वायर करते हैं दोनों ओर पर,
म्यू स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1/2। ठीक है, 1 को उधर भेज देते हैं, तो म्यू स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1/2। ठीक है, ये 3/2 हो गया म्यू स्क्वायर। ठीक, तो म्यू बराबर √3/2। ठीक है, ये आपका उत्तर हुआ। ठीक है, अब अगला सवाल बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि एक बॉल है ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 20 मीटर एबव द सरफेस ऑफ द वाटर लेक, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 4/3 है ना। अ फिश इनसाइड द लेक, या फिश की जगह डाइवर भी हो सकता है, इन द लाइन ऑफ द फॉल ऑफ द बॉल is looking the ball, that when the ball is 12.8 meter above the water surface, the fish sees the speed of the ball कितना होगा। कोई बात नहीं, ये देखो ये पानी है और इस बॉल को हम कितनी दूरी से गिरा रहे हैं, 20 मीटर से, 20 मीटर हाइट से गिरा है। लेकिन ये कह रहा है कि जब ये 12.8 मीटर की दूरी पर यहाँ आया था, ये ए पर पहुंचा, तो उसकी कुछ वेलोसिटी है, उसको ये मछली देख रही है, मछली अंदर से ये पानी में से देख रही है, ये 4/3 है इसका म्यू। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब ये कहता है कि इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी, तो अब ये देखो ये कितना गिर चुका है, ये जो है नीचे गिर चुका है 20 माइनस 12.8, तो ये कितना हो गया, ये 7.2 गिर चुका है। तो ए पर वेलोसिटी क्या होगी, देखो वी ए बराबर √2gh है ना। तो ये हो गया 2, जी हो गया 10, एच हो गया 7.2 और ये करोगे तो ये आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये देखो ये जो डिस्टेंस है, ये जो x दिख रहा है ना, इसको y दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसका सिंपल रिलेशन क्या है, देखो x बाई, है ना, ये जो देखने वाला है x म्यू x, देखो ये μ1 है, ये μ2 है, तो देखो μ2x बाई μ1 बराबर μ1 बराबर y। ठीक है ना, तो वो एक्चुअली वो जो फॉर्मूला बनता है, ये जैसे h1 है, ये h2 है, तो h1 बाई μ1 इक्वल टू h2 बाई μ2। तो इसमें किसको किसको देखना है, वो देखो जो देखता है वो उसका है, y बराबर इतना। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी टी इक्वल टू μ2 बाई μ1 dx बाई डी टी। ठीक है, बस ये वेलोसिटी भी इस हिसाब से दिखेगी। तो अब dy बाई डी टी पानी के लिए देखना है, ये कितना है, इन्होंने दिया है 4/3, μ1 1 है। ठीक है, 1 कर दिया, dx बाई डी टी को हमने 12 कर दिया, देखो 3 चौका, ये हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो मछली को तेज आता हुआ दिखेगा, वजह क्या है कि ये जो डिस्टेंस है मछली को बढ़ी हुई दिखती है ना, लेकिन ऊपर वाले को ये डिस्टेंस रिड्यूस दिखेगी, तो ये 16 मीटर, ये सी उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल चले। ये क्या बोल रहा है, ए रे ऑफ द लाइट ट्रेवलिंग इन द वाटर इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ओपन एयर, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज थीटा which is the less than the critical angle, then there will be, कोई बात, ये लाइट ट्रेवल ऑन द इंसिडेंट, देखो भाई
ये है, यहाँ पर एक लाइट रे ऐसे जा रही है, ये मीडिया 1 है और ये मीडिया 2 है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये थीटा पर इंसिडेंट हो रही है और उसके बाद ट्रांसमिट हो जाएगी। अब ये थीटा जो है, थीटा इज लेस देन थीटा क्रिटिकल, क्रिटिकल से छोटा है, तो जाहिर है कुछ पार्ट इसको यहाँ से ये चला जाएगा इधर। अच्छा, ये ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर इज इंसिडेंट टू द सरफेस ऑफ द एयर, इधर एयर है और इधर क्या है, वाटर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो ये थीटा है, तो ये थीटा एयर है ना। थीटा एयर इज लेस देन थीटा एयर इज, ये नहीं, देखो थीटा एयर तो ये होगा ना, ये थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा। क्यों, ये दूर जाएगी ना, ये नॉर्मल से दूर जाएगी, बस इतना कम करना है बस। अब आप देखो, फिर यहाँ पर जब इंटरफेस पर आता है तो लाइट का एक हिस्सा रिफ्लेक्ट भी होता है, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है। यदि क्रिटिकल एंगल नहीं है तो यहाँ ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड है और ये ट्रांसमिटेड है, ट्रांसमिटेड रे, ये बाहर निकल गई है ना, रिफ्रैक्टेड रे, इसी को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। अब ये देखो, ये एंगल रिफ्लेक्शन का है तो ये थीटा हो गया। ठीक है, ये हो गया ना। अच्छा, इसको यदि आगे बढ़ाएं, ये ऐसा, ये तो ये डॉटेड एंगल भी, ये भी थीटा है। ठीक है ना। अब इसका थोड़ा नाम देते हैं, ये ओ, ये पॉइंट है ओ ए, ये ट्रांसमिटेड है ओ बी, ये रिफ्लेक्टेड है। तो हमको जो एंगल की बात करनी है नहीं, ये एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल किसी एंगल से बड़ा और छोटा होगा। देखो अब, ठीक है ना। तो ये इन दो एंगल को, ये एंगल ले लो और ये एंगल ले लो, तो इस एंगल को देख रहे हैं क्या है, इन दोनों एंगल को, इसको ए बी और N1 N2 ये कर, ठीक है ना। और ये नॉर्मल को ये O और इसको P कर लो, क्या भले ये वो थोड़ा सा ये सेंसलेस है, लेकिन अभी P कर लो। तो इसमें ये कह रहा है कि इस एंगल बताओ, ये एंगल है ना 180 - 2 थीटा से बड़ा होगा या छोटा होगा। देखो इसमें आप ये देख रहे हो कि एंगल N1 OA इज ग्रेटर देन थीटा। ठीक, एंगल O नहीं, एंगल, अच्छा इसको N2 कहो तो N2OA थीटा, ये है ना, ये एंगल, ये देखो ये वाला एंगल है, ये थीटा से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर गई है नॉर्मल से, तो ये बड़ा तो हो गई, हवा में जा रही है डेंस मीडियम में। अच्छा, N1OB ये तो थीटा है ही, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ोगे है ना, तो एंगल N2OA प्लस एंगल N1OB को जोड़ोगे तो ये जो है 2 थीटा से बड़ा ही होगा, ठीक है ना, 2 थीटा से बड़ा है। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, ये एंगल जो है 180 - 2 थीटा, ये वाला एंगल हुआ, ये जो एंगल है इतना 180 - 2 थीटा हुआ। तो ये जो दोनों के बीच का जो एंगल है ना, तो ये एंगल बिटवीन
रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। आप अपनी ड्राइंग बनाओ। इज लेस देन 180 माइनस 2 थीटा, होगा कि नहीं? देखो 180 माइनस 2 थीटा तो ये है, लेकिन उससे ये छोटा ही है, ये वाला, है ना इधर। तो ये जो है आप देखो, ओनली रिफ्लेक्टेड रे, नो रिफ्रैक्टेड रे, ये तो सवाल ही नहीं है ना। यदि थीटा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता तो फिर ये बात होती, तो ये सही नहीं है। ओनली रिफ्रैक्टेड रे एंड नो रिफ्लेक्टेड रे, ये भी सही बात नहीं है, ये तो कभी होता नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों रहेंगी और एंगल बिटवीन देम वुड बी लेस देन दिस, ये सी सही है। और ये बोलता है ये भी रहेगा और ये बड़ा होगा, तो बड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि ये देखो ये फैल गई है ना, ये जो है थीटा से बड़ी हो गई, तो फिर तो ये दोनों ये एंगल 180 माइनस 2 थीटा से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्या है, इसको पढ़ो। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ग्लास स्फीयर ऑफ द रेडियस इतना, रिफ्रैक्शन इतना, डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल इमेज है। ठीक है भाई, एक स्फीयर है, ग्लास का स्फीयर है ना। यहाँ पर सेंटर पर इसका 6 सेंटीमीटर की रेडियस है। ठीक है, एक आदमी यहाँ से देख रहा है, तो ये कहता है कि इसकी वर्चुअल इमेज उस बाहर वाले आदमी को क्या दिखेगी, ये 1.5 है और इधर 1 है, बस। तो कुल मिला करके क्या है, वो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, देखो, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, r दूरी पर रखा हुआ। तो यहाँ देखो ये r है, माइनस r है, u क्या है, u भी माइनस r है। ठीक है ना, बस वही रख लेते हैं। μ2 1 है, 1/v निकालना है, माइनस μ1 कितना है, μ1 1.5 है। ठीक, u कितना है, माइनस r है। ठीक, ये कितना है, μ2 माइनस μ1, तो ये हो गया μ2, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है ना, तो μ2 हो गया 1 माइनस 1.5 बाई माइनस r, तो ये हो गया 0.5/r और वो भी माइनस। ठीक है, अब ये देखो आगे क्या, 1/v बराबर 1.5/r माइनस 0.5/r इक्वल टू 1/r। ठीक है ना, तो यहाँ v बराबर r और r बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है इनका, ये 6 सेंटीमीटर यहाँ वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो ये वर्चुअल इमेज 6 सेंटीमीटर पर उसी जगह पर बनी, तो ये क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर। ये गणना में थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है, ये जो है ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस r। ये साइन के साथ भी माइनस, मैंने वो पीछे बनेगा। कुल मिला करके ये बोला कि ये इमेज जो है वो सेंटर पर ही बनेगा, है ना, इसके सापेक्ष आप देख रहे हो, तो -6 सेंटीमीटर। तो ये है, आगे बढ़े। अब ये क्या चाहता है, देखो, एक रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास वाटर इंटरफेस एट एन एंगल I। ये देखो I पर इन्हें गिरी, इट इमर्जेस फाइनली पैरेलल टू द surface of the water and the
वैल्यू ऑफ द म्यू जी वुड बी, देखो ये ग्लास है, ये म्यू जी है ना, ये एयर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जैसा हो रहा है, ये ड्राइंग देखो, 3 इंटरफेस है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो हम ये देखो, इसमें क्या है, म्यू आई साइन आई इज कांस्टेंट, सब जगह रहता है। तो हम केवल इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, बस देखो म्यू जी साइन आई, ठीक है ना, बराबर यहाँ 1 एयर और साइन 90 डिग्री, ये बोल रहा है 90 डिग्री पे चला गया, ये एंगल 90 डिग्री पे गया, ठीक है। तो ये हो गया म्यू जी बराबर साइन ए, 1/sin, बस ये आपका उत्तर है, ये भी उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, यहाँ क्या बोल रहा है, ये भी रिफ्लेक्शन का सवाल है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट में आया अभी। ये बोल रहा है 2 पैरेलल मिरर है ना, और मिरर की लंबाई इतनी है। इस मिरर के एक कोने पर यह रे आ रही है, वो 30 डिग्री पर आ रही है, और ये इसकी जो डिस्टेंस है ये 0.2 मीटर है। बताओ ये जो यहाँ से ये गई, यहाँ से ये आएगी, इधर आएगी, इस तरह रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो कितने रिफ्लेक्शन होगा, तो बस ये देख लेते हैं, ये डिस्टेंस डी है और ये एक्स है, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गई 30 डिग्री। हमको x चाहिए, पहले x आएगा और उसमें लेंथ में भाग दे देंगे सीधे, है ना। तो x बराबर क्या हो गया, x/d इक्वल टू tan 30, x/d इक्वल टू tan 30, ठीक है ना, 1/√3। तो x बराबर क्या हो गया, d/√3। इतना बना, इतने पर एक रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो n कितना हो गया, देखो 2√3 लंबाई है, और d जो दिया है 0.2 मीटर, और d/√3, यहाँ √3 को और ले दो, ठीक है ना। तो 3 × 10, तो ये हो गया 30। तो ऐसे कितने रिफ्लेक्शन हो गए, कितने बार रिफ्लेक्ट हो गई, ये 30 हो गई, उत्तर हुआ 30, ठीक। ये अगला सवाल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है। ये सवाल में क्या कह रहे हैं कि ये एक बीकर है, बीकर की हाइट जो है, ये जो हाइट इन्होंने दे रखा है वो 3 इंच दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ बीकर के टॉप पर यहाँ पर एक पिन होल है ये, तो इस पिन होल से ये देखने पर इसका टॉप सीधी रेखा में दिख रहा है ऐसे, ठीक है। अब ये क्या करो, इसका नाम ए रख दो, ये बी बिंदु देखो, ए बी रॉड है, ये देख रहा है, ठीक है। अब इस बेकर में 2h हाइट तक पानी भर देते, कितनी हाइट तक, ये 2h पानी भर देते हैं, तो ये ए की इमेज बी पर आ जाती है, और फिर ये इमेज जो है, अब ये जो रे है, ये रे, इसको हम सी कह देते हैं, है ना। और यहाँ पर ये N1 और N2 नॉर्मल खींच दिया है, दोनों के इंटरफेस पर, पानी और एयर के इंटरफेस पर हमने ये खींच दिया, ठीक है। तो अब ये जो है इमेज, अब ये रिफ्रैक्टेड रेंज ऐसे चली जाएगी, तभी तो उसकी इमेज यहाँ बी पर दिखेगी, ये यहाँ से बी से आती हुई दिखेगी, तब उसकी आंख में पड़ रही, बस ये इतनी कहानी है। अब ये जरा देखो, ये जो डिजाइन है ए बी, इसको कहते हैं CDEEI है, ठीक है। अब ये जो डायमेंशंस है उसको देखो, DE, इसको कहें, इस पॉइंट को F का। अब ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल BEC is similar to ट्रायंगल CDE, ठीक है ना। सिमिलर ही नहीं है,
बल्कि ये देखो ये h है, यहाँ से इसकी दूरी h है, तो और ये 2h तक भरा है तो ये भी h है, तो फिर ये इक्विवेलेंट है, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट। तो अब आप ये कह सकते हो कि ये जो एंगल है, तो एंगल ई सी डी इक्वल टू एंगल ई सी, अच्छा ये एफ है, एंगल एफ सी बी, और ये 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री को ये एच है, ये 2h का बेस दिया है, तो ये बीचों बीच में हो गया h और h, ये 45 डिग्री हो गया, है ना। तो ये एंगल जो हो गया ये 45 डिग्री हो गया, ठीक। अब ये एंगल मान लो थीटा है, ठीक है ना। तो अब आप थीटा निकाल सकते हो। थीटा देखो ये 2h है साइड, इसका यहाँ से इसकी हाइट कितनी हो गई, 2h हो गई, तो नहीं इसका h है और हाइट, तो ये देखो tan थीटा बराबर h/2 h, तो 1/2 हो गया। तो हमें साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा कितना होगा, यहाँ से निकालो, 2 हो गया, ये नहीं 2 ये हो गया, ये 1 है, ये √5 हो गया, ठीक है, ये थीटा हो गया। तो साइन थीटा बराबर 1/√5, ठीक, बढ़िया। अब ये इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स पूछ रहा है। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स में देखो थीटा पर गई और 45 डिग्री पर निकल रही है, तो म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू, ये रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स लिक्विड का म्यू है, तो 1 साइन 45, ये तो म्यू कितना है, म्यू देखो म्यू निकालना है, साइन थीटा है √5 हो गया, ये है साइन 45, 1/√5 हो गया, √2 हो गया, है ना। तो म्यू बराबर कितना हो गया, √5/2, बस ये उत्तर। ये सवाल बहुत अच्छा है, और इस सवाल को 2-4 बार लगा करके इसमें मास्टरी हासिल करो। ये सवाल फिर कभी पूछा जा सकता है, ये जनरली ये किसी भी तरह के एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सिमेट्रिकल बना दिया है इन्होंने 2h करके, है ना। ये बेस बढ़ा करके और थोड़ा सा डिस्टॉर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये जो बीच वाला है ना, अभी जिस तरह की सिमेट्री इन्होंने दिखाई है, तो ये बीच में ही पड़ेगी, बाकी और कोई और चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत। तो इसी तरह से ये हम थीटा निकालेंगे, और वो एंगल जो इमरजेंट एंगल है वो निकालेंगे, फिर उसके बाद इस तरह सवाल हल होगा, है ना। अगला सवाल चले। ये क्या है, ये सवाल बस सिर्फ देखने में हुआ है ना। इसमें बोल रहे हैं कि ये जो μ1 μ2 μ3 μ4 इस तरह दिया हुआ है, और ये कह रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है, इमरजेंट रे, दोनों पैरेलल है, दोनों ही पैरेलल है, ये भी पैरेलल है ना। पैरेलल होने का मतलब ये क्या है, इसके जो नॉर्मल से एंगल आई है, यहाँ भी जो नॉर्मल से एंगल आई है वो बराबर। तो बस ये वाले मीडिया में ले लो, पहले में और चौथे वाले में। तो μ1 साइन आई बराबर μ4 साइन आई, ठीक है। साइन आई से साइन खत्म हो गया, तो इससे क्या हो गया, μ1 इक्वल टू μ2, ठीक है। μ1 इक्वल टू μ4, ये चीज सही, ठीक है ना। ये अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या बोल रहा है, ये देखो, कहता है कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब ABCD है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स N1 है, इमर्स्ड इन वाटर, ये पानी में डूबा हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स N2 है, N1 बड़ा है, N2 छोटा है। ये कह ए रे ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट एट सरफेस AB, ये AB, ये इस B पर इंसिडेंट हो रही है, इसका कोई नाम दे दो EF, EB, ठीक है ना। चलो EF कर, ये यहाँ पर इंसिडेंट हुई और वो अल्फा एंगल पर हो रही है, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंगल अल्फा मैक्स सच दैट द रे कम्स आउट
फ्रॉम द अदर सरफेस शीट। तो मैंने ये कितना होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन के बाद सिर्फ इस सीढ़ी से ही निकले, न इस साइड से निकले न इस साइड से निकले, ठीक है ना। तो अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है। चलो इस सवाल को लगाते हैं। इस सवाल में एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो क्रिटिकल एंगल का है, क्रिटिकल एंगल IC है ना, उसका क्या है ये देखो, ये इंटरफेस है, ठीक है। इसका N1 है, नीचे वाले का ऊपर वाले का N2 है, ये इंटरफेस मीडिया है, ठीक है। ये IC पर गई तो ये 90 डिग्री पर दूसरे में ऐसे जाती है, तो ये क्रिटिकल एंगल बस इतना ही। इस एंगल से बड़ा होता है तो फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या होगा, इसके बाद ये टोटल रिफ्लेक्शन होगा IC, ये क्रिटिकल एंगल। बस यहाँ से ये देखो क्रिटिकल एंगल कितना बन गया। तो ये सिनेट्स लॉ लगाएं इस पॉइंट के लिए, तो क्या होगा N1 साइन IC, ठीक, इक्वल टू N2 साइन 90। देखो ये रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 है और N2 इज लेस देन N1, तभी ये होगा। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना तभी होती है जब N2 N1 से छोटा हो, माने 10 से रेयर में जा रही। तो ये आ गया देखो साइन IC इक्वल टू N2 बाई N1, ठीक है, आना चाहिए क्योंकि साइन 1 से छोटा होना चाहिए, तो ये लेस देन 1 है, ये सही है, बिल्कुल सही। तो जब भी साइन IC की बात हो तो आप हमेशा N2 बाई N1 ही लोगे। ये ध्यान रखोगे यहाँ पे कि ये 1 से छोटे, ये एक्सप्रेशन 1 से छोटा हो, तब क्यों साइन 1 से छोटा रहता है या 1 के बराबर रहता है। तो IC इतना हो गया, ठीक है ना। तो IC को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स N2 बाई N1। एक चीज तो ये हो गया, और दूसरा जो ये बात कर रहे हैं ये ग्लास स्लैब था, ये है ना, ये स्लैब यहां से ये इस एंगल पर गई, मान लो अल्फा एंगल पर ये गई, इस साइड में पानी है, N2 है, यहाँ N1 है ना। तो अब ये कुछ एंगल पर गई ऐसे, R एंगल पर गई, ठीक, और यहाँ पर इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये ऐसा है ना। ये रे यदि इधर गई तो फिर ये R एंगल हो जाएगी, क्योंकि ये जो एंगल होगा रिफ्लेक्शन के बाद ये थीटा, वही एंगल थीटा यहाँ भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और इसलिए अब ये क्या है, बिल्कुल ये अल्फा एंगल पर ही वापस चली जाएगी। तो अच्छा, यदि ये इधर कहीं टकरा रही हो इधर, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के फिर ऊपर चली जाएगी। तो केवल ये CD साइज पर ही ये इस पर निकलने की गुंजाइश है। तो ये इतना ही है, बस हमें ये देखना है कि अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या जरूरत है, देखो कि ये जो थीटा है, थीटा शुड बी ग्रेटर देन IC, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए थीटा शुड बी ग्रेटर देन IC, बस ये काम है। और ये थीटा कितना है, थीटा इक्वल टू 90 माइनस R, ठीक है ना। लेकिन थीटा को हमेशा IC से बड़ा होना है, तो फिर R को IC से बड़ा होना है, तो R को क्या होगा, R शुड बी लेस देन इक्वल टू 90 माइनस IC, ये ठीक है ना। तो R का जो पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू है
है ना। तो आर मैक्स कितना होगा इसमें, आर मैक्स इक्वल टू 90 माइनस IC। बस इसी बात पर हमें काम करना है। ये सवाल को देख, ये सवाल में हम लोग जो हल कर रहे हैं इसी सवाल को, तो इसमें अल्फा, इसके लिए क्या है, ये इधर गया और इधर गया, है ना। ये आर मैक्स होगा, आर एम, है ना। तो यहाँ पर ये देखो एन, ये N2 है, N2 साइन अल्फा इक्वल टू N1 साइन आर, है ना। अब ये आर एम होना है। एक्चुअली ये जो साइन अल्फा है इंक्रीजिंग है, तो जब अल्फा बढ़ता है तो ये साइन आर भी बढ़ेगा, आर भी बढ़ता है। तो आर और अल्फा का एक तरह से सीधा संबंध है, क्योंकि ये जो अल्फा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही रहेगा। तो साइन फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ऐसे ऐसे देखते हो ना, साइन फंक्शन है ये, और ये थीटा है, थीटा के साथ इंक्रीज करता है। तो जब थीटा इंक्रीज करेगा, है ना, यानी ये जो है अल्फा इंक्रीज करेगा, यहाँ अल्फा लो साइन अल्फा, तो उसी तरह से आर भी इंक्रीज करेगा। ये क्या है, आर है, ये साइन अल्फा की वैल्यू है ना। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन अल्फा बढ़ेगा तो आर साइन आर भी बढ़ेगा, और आर की जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी सीमा है। तो वही बात है, यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। आर मैक्स कितना होगा, वही अल्फा मैक्स डिसाइड करेगा, N2 साइन अल्फा मैक्स, है ना। ये इक्वल टू कितना होगा, N1 साइन 90 माइनस IC, ठीक है ना। आर की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी। तो फिर क्या होगा, देखो साइन अल्फा मैक्स इक्वल टू N1 बाई N2 कॉस IC, ठीक है। तो अब यह क्या हो गया, अल्फा मैक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये कॉस N1 बाई N2, ठीक है, कॉस साइन इनवर्स N2 बाई N1, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, ये इसलिए ये सवाल हो गया N1 बाई N2, ये इतना बना, ठीक है ना। और ये cos IC को यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं, कई बार इसका दूसरे रूप में भी आता है, साइन अल्फा मैक्स इक्वल टू N1 बाई N2, है ना। और आस तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर IC, है ना। तो उसकी हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ, N1 बाई N2 √1 माइनस N2 स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर, ठीक है। ये इतना होगा। अब ये अंदर जाएगा तो इसका स्वरूप बन जाएगा N1 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर माइनस 1 का रूट, ठीक है ना। तो इसके आधार पर भी कई बार पीछे हम लोग कई सवाल लगाए हैं ये इस फार्मूले पर कि साइन मैक्सिमम अल्फा मैक्सिमम की वैल्यू इतना होगा, ठीक है। तो अब जैसा भी होगा, अभी तो यही दिया है तो इसका उत्तर ये हुआ, ठीक। नेक्स्ट सवाल पर चलें। ये देखो, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक सोर्स है ना, ये सोर्स है, इसमें ये ग्लास स्लैब है ना, सोर्स है, ये लाइट आ रही है, और इन दोनों के बीच का ये सिमेट्रिकली रखा हुआ
तो इसमें अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इस ग्लास स्लैब से यहाँ पर इमेज बनती है। तो इमेज क्या बनेगी, इमेज देखो जब ये आएगी तो इमेज जो बनेगी तो निकलने वाली रेज जो होगी उसके पैरेलल होगी। यहाँ से निकलेगी मान लो और यहाँ से निकलेगी, जो रेज निकलेगी ना इसके पैरेलल होगी, माने ये इसके पैरेलल हो जाएगी ग्लास स्लैब में, ये इसके पैरेलल निकलती है। ऐसा क्यों होता है आप खुद ही देखो। यहाँ से गई, ये रेज गई यहाँ से ऐसे, तो ये मुड़ गई यहाँ, फिर यहाँ आई, है ना, फिर इसके बाद ये पैरेलल चली गई। तो मतलब कुल मिलाकर के ये रे निकलने वाली रे जो है इंसिडेंट रे के पैरेलल ही रहती है, क्योंकि स्नेल लॉ लगाओगे n1 sin i इक्वल टू n1, ये मान लो i1 है यहाँ पर, यहाँ i2 है, ये n1 है, ये n2 है, ये n1 है, ठीक है ना। तो सेम मीडियम निकल रही है साइन i2, n1 कैंसिल हो गया, i1 बराबर i2। तो हमेशा ये पैरेलल ही जानी है, ठीक है ना। तो ये जब दोनों पैरेलल रहेगी तो ये पैरेलल होने के कारण ये एंगल अब भी अल्फा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि डाइवर्जेंस एंगल कितना होगा, जहाँ इमेज बनेगी तो उनके बीच में डाइवर्जेंस एंगल क्या होगा, तो वो एंगल अल्फा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये उत्तर हुआ अल्फा। ये इमेज, जहाँ तक एंगल का प्रश्न है ये नहीं बदलेगा, लेकिन ये इमेज के शिफ्ट होने की जो बात है वो शिफ्ट होगी। तो ये जो डेल्टा शिफ्ट होता है वो कितना होगा, t 1/μ - 1 है ना। इसका यदि म्यू है स्लैब का तो t 1/μ - 1 इतना ये इमेज जो है आकर के ये शिफ्ट हो जाएगी डेल्टा, ठीक है ना। ऐसे आगे की शिफ्ट जाएगी, ऐसे बस इतना ही होना है, लेकिन डाइवर्जेंस एंगल में कोई चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ो, ये सवाल क्या पूछ रहा है। अब इस सवाल को देखिए, अगला सवाल, इसमें ये कह रहा है कि ये दो मीडिया है, ये n1 है इसको कहो और ये n2 है, और ये करता है n1 डेंसर है, ठीक है। अब इतना हो गया। अब कह रहा है कि आई एंगल पर रे इंसिडेंट हो रही है और आर डैश पर रिफ्लेक्ट हो गई, और ये रिफ्लेक्टेड रे ये आर पर जा रही है, ठीक है ना। ऐसा बताएं, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ये रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर है, ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है क्रिटिकल एंगल कितना होगा। कोई बात नहीं, अब ये देखो क्रिटिकल एंगल की परिभाषा अब लें इस सिचुएशन में, तो साइन IC क्या होगा, n2/n1। ये ध्यान रखो, ये हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, है ना, 1 से छोटा होना चाहिए। तो इस पर IC की वैल्यू को आप हमेशा इस तरह से जमा कर रखोगे, ठीक है ना। IC इतनी ही होती है, इसके ऊपर बहुत चर्चा कर चुके हैं हम। दूसरी बात यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो जब 90 डिग्री हो गई तो ये लाइन 180 की है, तो r + r डैश 90 हो गई ना, r + r डैश इक्वल टू 90। इसको ये कर सकते हो कि i + r डैश, है ना, क्योंकि r जो है रिफ्लेक्शन का एंगल जो होता है i के बराबर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस मीडियम में ये लाइट आ गई तो इसके रिफ्रैक्शन का रूल लगाओ, तो ये हो गया n1 sin i बराबर n2 sin r डैश, यही है ना, ठीक है। तो r डैश को हम
आई के पद में कर देते हैं, 8s इक्वल टू 90 माइनस आई, एन टू साइन 90 माइनस आई कर दिया, ठीक है। तो इसको हो गया एन टू कॉस आई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, एन टू बाई एन वन इक्वल टू टेन आई हो गया, है ना। और इस टेन आई को, क्योंकि आई और आर बराबर है, इसको टेन आर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एन टू बाई एन वन ये इतना हो गया। अब आई सी निकालना है, इसमें नंबर 1 में आप इसको लगाओ एन टू बाई एन वन, तो ये साइन आई सी बराबर है ना एन टू बाई एन वन, तो ये हो गया टेन आई और ये हो गया टेन आर, ठीक है ना। तो आई सी क्या हो सकता है, टेन आई सी बराबर साइन इनवर्स टेन आई, ठीक, अथवा साइन इनवर्स टेन आर, ठीक है ना। ये दोनों ही बात है, आई और आई। तो टेन आई ये भी है, टेन आर भी है, ये भी सही है। तो इसमें ये दोनों ही ऑप्शन सही दिख रहे हैं, है ना। तो ये तो है नहीं, ये गलत है, उल्टा कर दिया है, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब लास्ट सवाल इस वीडियो का ये देखो, रे ऑफ द लाइट इंटर अ ग्लास स्लैब फ्रॉम द एयर, चलो उससे क्या असर पड़ेगा, इस वेव लेंथ डिक्रीज है, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1.5 है ना। तो अब इससे क्या होगा, एन बराबर रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो होता है वी बाई सी, सी बाई वी होता है, ठीक है ना। तो इसमें वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है, सी बाई एन, एन क्या है, ये रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, ठीक है। तो सी बाई एन, तो ये वेलोसिटी जो है क्या हुआ, कम हो गई, यहाँ पर ग्लास में जाने के बाद वेलोसिटी कम होती है, और v इक्वल टू न्यू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है ना। तो और c क्या होती, ये इस तरह से रहता है। अब यहाँ से ध्यान दो, वेव लेंथ डिक्रीज है, तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स में देखो c बराबर क्या है, न्यू लैम्डा, न्यू फ्रीक्वेंसी है, और किसी मीडिया में गया, वेलोसिटी हो गई, तो ये न्यू लैम्डा डैश हो गया, ठीक है ना। तो सी बाई वी बराबर लैम्डा बाई लैम्डा डैश, ठीक है। यदि इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी घट गई यहाँ अंदर जाकर, तो लैम्डा भी घटेगा, तो इसीलिए वेव लेंथ डिक्रीज, वेव लेंथ डिक्रीज होती है, तो इसीलिए कहते हैं लैम्डा बाई लैम्डा डैश इक्वल टू एन, लैम्डा बाई लैम्डा डैश इक्वल टू एन, तो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई एन, नहीं ये भी होता है। तो इसका वेव लेंथ डिक्रीज करेगी, जहाँ तक फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ये फ्रीक्वेंसी न्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, दोनों में फ्रीक्वेंसी हमेशा एक ही रहती है, ठीक है। इस वेव लेंथ इंक्रीज सवाल ही नहीं है, द फ्रीक्वेंसी डिक्रीज सवाल नहीं है, और नीदर द वेव लेंथ नॉर फ्रीक्वेंसी चेंज, ये भी गलत है ना। तो सही उत्तर ए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इस वीडियो का जो शेष भाग है अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।